तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपना परिवार सक्सेस पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस में। आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे और देख रहे हैं कि अभी 12th का जो एग्जाम हुआ हाल ही फिलहाल में केमिस्ट्री का एग्जाम सब लोग का अच्छा गया होगा। जो आपके आसपास में यदि आपसे कोई बड़े भाई होंगे या बहन होंगे, आप लोग से बड़े बड़े आसपास में कोई लड़का होगा दिया हुआ एग्जाम, तो आप लोग जो पढ़ता होगा अच्छे से उसका तो एग्जाम अच्छा ही गया होगा। तो आप लोग भी मन लगाकर पढ़िए। और जैसे कि आपको बता देते हैं, यहाँ से जब हम पढ़ा रहे हैं, ये जो विलियन चैप्टर पढ़ा रहे हैं, यहाँ से भी प्रश्न आया था वहां पे क्वेश्चन पेपर में। तो आप यदि क्लास करते हैं तो देख सकते हैं क्या पूछा था क्या नहीं पूछा था। ठीक है, अभी विलियन क्लास चल रहा है। चलिए आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, मोललता, मोललिटी कहते हैं उसे। तो वहां उस टॉपिक पर जाने से पहले दो चार लाइन मतलब देख लेते हैं कि हर कोशिश में शायद सफलता नहीं मिल पाती, हर कोशिश में शायद सफलता नहीं मिल पाती, लेकिन हर सफलता का कारण कोशिश ही होता है। मान लेते हैं कि आप कोशिश कर रहे हैं लेकिन आप जो करना चाह रहे हैं वह आपसे नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब यह नहीं कि हम वह काम नहीं कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। कहते हैं कि जब आप मान लीजिएगा तो आपका हार हो जाएगा और ठान लीजिएगा तो जीत हो जाएगा। जब आप कोशिश करते रहिएगा, कोशिश करते रहिएगा, तो एक न एक दिन आप सफल जरूर हो जाइएगा। क्योंकि देखो, दशरथ माझी जो थे वो भी कोशिश किए। यदि वो मान लेते कि नहीं हमसे पत्थर नहीं तोड़ा जाएगा, तो आज रास्ता नहीं बनता और आज उनका नाम हम आप लोगों को नहीं बताते। यही कहा गया है कि हर कोशिश में शायद सफलता नहीं मिल पाती, लेकिन हर सफलता का कारण कोशिश ही होता है। यदि आप कोशिश कर रहे हैं तो सफलता एक न एक दिन मिलेगी। चलिए आज जो हमारा टॉपिक है उस पर चलते हैं, इसको मिटा देते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोललता। मोललता, इसको मोलेलिटी कहते हैं, मोलेलिटी। ठीक, इसको हम छोटा एम भी बोल सकते हैं। चलिए देखते हैं कि मोललता क्या होता है। परिभाषा इसका होगा 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम विलायक, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। यह परिभाषा हुआ कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। क्या कहते हैं कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। ठीक है, मार्कर थोड़ा चेंज कर लिए कि आप लोग को अच्छे से दिखे। मोललता का मात्रक होता है, मोललता का जो मात्रक होता है वह होता है मोल प्रति केजी। ठीक, किलोग्राम बोलेंगे। मोललता को मोलल भी कहते हैं, मोलल भी कहते हैं। अब यह मोलल को समझते हैं, होता क्या है। मोललता में से ता हटा दिया तो मोलल। तो कभी कभी पूछता है परीक्षा में कि मोललता का इकाई होता है, या कभी कभी जो न्यूमेरिकल दिया रहता है तो उसका अंत में मोलल लिखा रहता है। तो मोलल का मतलब आपको समझ में आ जानी चाहिए कि मोल प्रति किलो, मोल पर किलो, समझ गए, मोल पर किलोग्राम। तो मोललता का मात्रक क्या होगा, मोललता का जो मात्रक होता है वह होता है मोल पर किलो। मोललता का मात्रक जो होगा मोल पर किलोग्राम। ठीक, इसको हम मोलल भी कहते हैं। इतना समझ गए। अब इसका सूत्र देख लेते हैं कि सूत्र क्या होता है। छोटा एम बोलते हैं मोललता को, हम स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं।
स्मॉल m का मतलब होगा मोल प्रति किलोग्राम। अब सूत्र देख लेते हैं। मोललता का जो सूत्र होता है, मोललता बराबर वह होता है, मोललता बोले तो छोटा m मोललता, मोललता यानी छोटा m बराबर होता है विलेय के मोल, विलेय के मोल बटा विलायक का भार, विलायक का भार। भार जो होगा किसमें होगा, किलोग्राम में। किलोग्राम और ग्राम में भी बता सकते हैं। विलेय की मोलों की संख्या लिख सकते हैं, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, ठीक। तो विलेय के मोल बटा विलायक का भार। विलेय की मोलों की संख्या भी लिख सकते हैं। मोल कैसे निकालेंगे, भार बटा अनुभार। तो विलेय के मोलों की संख्या बटा विलेय का भार, और नहीं तो लिख सकते हैं विलेय के मोल बटा विलायक का भार, ठीक। अब एक और फॉर्मूला होता है मोललता बराबर, मोललता बराबर एक और फॉर्मूला होता है। उस जैसे हम लोग मोलरता में सीखे थे, विलेय का भार बटा विलेय के अनुभार इंटू 1000 बटा विलियन का आयतन लीटर में, मिलीलीटर में, मिलीलीटर में रहता है तो 1000 ऊपर में रहता है, और लीटर में रहता है तो 1 रहता है। सेम कहानी यहाँ भी है, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला को लिख देते हैं। विलेय के भार, विलेय के भार बटा होगा विलेय के अनुभार, विलेय के अनुभार इंटू 1000 बटा विलायक का भार, विलायक का भार। एक बात देखिए, जो विलायक का भार होगा वह किसमें होगा, ग्राम में होगा, ग्राम्स में होगा। तो विलायक का भार यदि ग्रामों में है, विलायक का भार यदि ग्रामों में है तब यहाँ लिखेंगे 1000। अगर जो भार ग्राम में नहीं होकर केजी में रहेगा, यहाँ मतलब किलोग्राम में रहेगा, तो हम यहाँ लिखेंगे 1 लिखेंगे। समझ गए। जब विलायक का भार दे देगा केजी में तो यहाँ 1 लिखेंगे ऊपर में। यहाँ ठीक रहेगा, विलेय के भार बटा विलेय के अनुभार इंटू 1 बटा विलायक का भार केजी में। और यदि यहाँ पर ग्राम रहता, क्या रहता, ग्राम्स रहता, तो हम यहाँ लिखते 1000। समझ गया। तो देखो मोललता बराबर 2 फॉर्मूला हुआ। ज्यादातर हम फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला का यूज करेंगे, यही यूज करेंगे, ये दोनों एक ही है। देखो विलेय के मोल बराबर हम क्या लिखते हैं, विलेय के भार बटा विलेय के अनुभार। केजी में है तो 1 हुआ, तो ऊपर नीचे करते पलटी मारते तो 1000 बटा ये आ जाता है। तो इसको भी याद कर सकते हैं, ठीक, इसको भी याद कर सकते हैं। यहां से क्या होता है ना, यहां से जो बिहार बोर्ड होता है वह न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव में एक लाइन का पूछता है, बस एक विलेय दे देगा, उसका भार रहेगा, उसका अनुभार निकाल देंगे और विलायक का आयतन देखेंगे। ग्राम में दिया है कि किलोग्राम में दिया, ग्राम में दिया है तो 1 रखेंगे, और किलोग्राम में दिया है तो 1 रखेंगे। समझ गए। मोललता बराबर विलेय का भार बटा विलेय का अनुभार इंटू 1000 बटा विलायक का, विलायक, विलायक का भार, इसमें ग्राम में, ठीक। इतना समझ गए। तो आगे चलते हैं, इसको लिख लीजिए। अब इसको हम आगे चलते हैं। चलो चलो आगे चलते हैं। देखिए अब एक प्रश्न हम बना लेते हैं, प्रश्न हम बना लेते हैं। प्रश्न बहुत अच्छा है कि 2.5 ग्राम, 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल यानी CH3
COOH 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल के 75 ग्राम बेंजीन 75 ग्राम बेंजीन विलयन की मोललता ज्ञात करे या गणना करे। मोललता की गणना करें। किसका गणना करें? मोललता का गणना करें। तो 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल के 75 ग्राम बेंजीन विलयन की मोललता की गणना करें। यानी छोटा एम, छोटकी भाभी। समझ रहे हैं? अब देखिए क्या होगा। हम जानते हैं फॉर्मूला। क्या जानते हैं? फॉर्मूला भी जानते हैं। लेकिन सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है, जो प्रश्न है, इसको देख लेते हैं। 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल है, ठीक? मतलब विलेय का भार है। क्या है? विलेय का भार है। दिया है विलेय का भार। विलेय का भार कितना ग्राम है? 2.5 ग्राम। विलेय का अनुभार, तो विलेय कौन है? विलेय है एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल का सूत्र क्या है? होता है तो CH3COOH। समझ गए? अनुभार निकालने के लिए आपको बताए थे। क्या बताए थे? एटॉमिक मास नंबर कम से कम 1 से लेकर 20 तक का आपको याद रखना है, ठीक? कार्बन का होता है 6, 12 होता है। हाइड्रोजन का 1 होता है, 3 है तो 3 हो गया, फिर 12 हो गया। ऑक्सीजन 2 है, 16 प्लस 16 हो गया, फिर 1 हो गया। सबको जोड़ देते हैं। देखिए 12 3 15, 15 12 कितना होगा? 27। 27 और 16 कितना हो जाएगा? 43 और 16 कितना होगा? 59 और 1 60 हो जाएगा। यानी कि विलेय यानी एथेनोइक अम्ल, तो विलेय का अनुभार कितना आया? विलेय का अनुभार हमारे पास 60 आया, ठीक? मिटा देते हैं। विलायक का भार देखिए, इतना ग्राम को इतना ग्राम बेंजीन में घोला गया, तो बेंजीन यानी क्या हो गया? विलायक हो गया। और केमिस्ट्री में जिसका कोई नहीं होता है उसको कौन पूछता है? तो बेंजीने पूछता है, ठीक है? इसका कोई नहीं होता है उसका कौन होता है? बेंजीन होता है। तो बेंजीन में घोला गया, तो बेंजीन को हम विलायक मानते हैं। तो विलायक का भार कितना है? विलायक का भार जो दिया है वह दिया है 75 ग्राम। अभी हम एक सूत्र भी पढ़े थे कि छोटकी मम्मी बोले तो मोललता, बोले तो मोललता। यानी कि छोटा एम बराबर क्या होता है? विलेय के भार बटा विलेय के अनुभार। तो विलेय कौन है? एथेनोइक अम्ल है। विलेय के अनुभार इनटू क्या होगा? विलयन का विलायक का भार किसमें दिया हुआ है? ग्राम में दिया है। ग्रामों में दिया है तो ठीक है, ऊपर में लिखेंगे 1000। यदि ग्राम नहीं रहता तो किसमें 1 लिखते? केजी में रहता। तो विलायक का भार, विलायक बट्टा में होगा विलायक का भार। एक बात बताइए, यहां हम बना देते हैं। विलेय का भार कितना दिया हुआ है? 2.5। विलेय के अनुभार है 60 इंटू 1000 बट्टा कितना? 75, ठीक? यहां से दशमलव उड़ाएंगे, वो 0 आ जाएगा नीचे, मतलब 10 आ जाएगा, तो वही 0 60 दिए 625 तिहाई 75। 2 0 से 2 0 कट गया, कटा। अब देखिए 3 दूना 6, 5 दूना 10,
ठीक। और 3 के 9, 5/9 आया, 5/9 आ गया। देखो 5/9 छोटा m हम लिख सकते हैं, नहीं तो लिख सकते हैं 5/9 मोल पर केजी, मोल प्रति केजी, ये भी सही है। लेकिन एक बात बताइएगा, 5/9 को हम भाग देंगे तो 9×5 = 45 यानी कि 0.55 छोटा m लिख दीजिए, नहीं तो लिखिए 0.55 मोल प्रति केजी। आपको यूनिट लिखना पड़ेगा, मात्रक लिखना पड़ेगा। याद देखो, यदि मात्रक भुला गए हैं तो बस छोटा m लगा दीजिए। 5/9 आंसर सही है, लेकिन देखो ये 5 था, इसमें 9 से भाग लगाना था, तो यहाँ 0 बैठा है तो 0.5 आता, 45, तो फिर काट कूट के 5 0.55 मतलब हमारा आ जाता। ठीक है, तो 0.55 मूललता या मोलल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मोलल बोलेंगे। 0.55 मोलल, 0.55 मोल प्रति केजी। तो कुछ भी लिख सकते हैं, इसीलिए हम इतना लिख दिए हैं, जरूरी नहीं था, हम आपको बताने के लिए, समझाने के लिए इतना लिख दिए थे। क्लियर हुआ? चलिए, यदि क्लियर हो गया तो सही बात है, अब इसको हम मिटाते हैं। क्या करते हैं? मिटा देते हैं। समझ गया? चलो, मन लगाकर पढ़, नहीं तो दिक्कत हो जाई। काहे दिक्कत हो? अप्रैल के तो परीक्षा बारा बढ़िया गलक है, सारा लइकन सब खुश बारन स। चलो तो देख लेवल जाओ हिया मोललता पर ताप का प्रभाव। अभी हम देखने जा रहे हैं मोललता मतलब मोलेलिटी, छोटकी मम्मी पर ताप का प्रभाव। छोटकी मम्मी बोले तो मोललता, मोललता। तो देखिए, मोललता पर ताप का प्रभाव। किसका प्रभाव? ताप का प्रभाव। समझ गए? एक बात बताइए, सबसे फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे कि मोललता जो होता है, मोललता भार मतलब W/W वेट बाई वेट, यानी भार इकाई होती है। मोललता भार इकाई होती है। ठीक। दूसरा पॉइंट इसमें बनेगा, भार इकाई होती है तथा ताप बढ़ाने पर भार में कोई परिवर्तन नहीं होती है, इसलिए मोललता ताप पर निर्भर नहीं करती है। मोललता ताप पर निर्भर नहीं करती है, मतलब ताप से प्रभावित नहीं होती है। ठीक, यही होता है मोललता पर ताप का प्रभाव। तो मोललता भार इकाई होती है तथा ताप बढ़ाने पर भार में कोई परिवर्तन नहीं होती है, इसीलिए मोललता ताप पर निर्भर नहीं करती है या ताप से प्रभावित नहीं होती है। एक बात बताइए, मान लेते हैं कि आपका गांव में 2-4 गो भैंसा जैसा आदमी होगा, ठीक,
भैंसा जैसा आदमी होगा मतलब मोटाइल आदमी होगा। यदि गर्मी का दिन रहता, गर्मी का दिन, तो उसका भैंसा नियर देह रहता तो सुटुक कर पातला हो जाता। ठीक, तो होना भी चाहिए ना ऐसा। ऐसा होता है? नहीं होता है। ताप बढ़ता है तो भार में कोनो परिवर्तन होता है? नहीं होता है। यदि भार में परिवर्तन होता तो मोटका सब कहता है कि गर्मी का ही दिन रहे। इसलिए ताकि हमारा जो वजन है सही कम हो जाए, सही हम पतला दिखे। और सर्दी का दिन में कैसा दिखता है? सब मोटा दिखता सब। तो ऐसा होता है? नहीं होता है। समझने वाली बात है ना। तो ताप पर मोललता जो होता है उसका भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नहीं तो परिवर्तन होता तो हमारे गांव क्षेत्र का जितना भी मोटका आदमी सब था वो खुश रहता है। गर्मी का दिन आया तो हम पतला हो जाते। सबका शादी विवाह कब होता? गर्मी में होता। ताकि मोटा भैंसा से तो कोनो शादी नहीं करता। तो कब सबका अगुआ आता? सबका अगुआ गर्मी में आता ताकि शादी हो जाए। ठीक, जो भी हो, समझ गए। मोललता भार भार इकाई होती है तथा ताप बढ़ाने पर भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसीलिए मोललता ताप पर निर्भर नहीं करता है। ठीक, अब देखिए, अब इतना हम क्लियर कर लिए, इतना पढ़ लिए, तो आप लोग को तो समझ में आया ही होगा। समझ में आया होगा ना। तो समझ में आया है, तो आज का जो क्लास है यहीं तक रहने देते हैं। इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, कॉपी में नोट बना दीजिएगा, कॉपी में लिखिए। पढ़ना है, यदि बिहार बोर्ड 2026 को तोड़ना है, फोड़ना है, तो आपको कॉपी में सजा सजा कर लिखना है ताकि जो अक्टूबर नवंबर का समय है उस समय रिवीजन अच्छा से कर सके। और नहीं तो आप आइएगा ना कर करते रहिएगा। ठीक, तो अभी से मेहनत कर कीजिए, बाकी हम पढ़ाते जाएंगे। जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा इसके बाद हम विलयता पढ़ाएंगे, सोल्युबिलिटी। ठीक, विलयता का मतलब होता है ना कि एक संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन का मतलब क्या हुआ कि भर पेट खाना खा लिए, कोई कुछ दे रहा है नहीं खाए, संतृप्त है, हम भर पेट खा चुके हैं, अब नहीं कुछ खाएंगे। तो केमिस्ट्री में क्या होता है कि विलेय जो होता है, मान लीजिए कि एक विलेय होगा, तो विलेय को हम लीटर में लेते हैं तो आयतन प्रतिशत हो जाता है, ग्राम में लेते हैं, केजी में रखते हैं तो वह भार प्रतिशत होता है। तो विलेय को या तो हम आयतन में ले या भार में ले। तो कहते हैं कि विलेय की वह अधिकतम मात्रा जो विलायक के निश्चित भार में उपस्थित हो, जिससे संतृप्त विलयन बन जाए, उसी को क्या कहते हैं? हम विलयता कहते हैं। क्या कहते हैं? विलयता कहते हैं। ठोस की द्रव में विलयता, गैस की द्रव में विलयता, ये सारे पॉइंट को हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हेनरी के नियम पढ़ेंगे, राउल्ट का नियम पढ़ेंगे। और राउल्ट का नियम जो इस बार परीक्षा में पूछा था, आदर्श विलयन पढ़ेंगे, अनादर्श विलयन पढ़ेंगे, फिर अनुसंख्यक गुणधर्म पढ़ेंगे। अनुसंख्यक गुणधर्म 4 होती, सब पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा चैप्टर फिनिश्ड हो जाएगा, माने फिनिश्ड, खत्म हो जाएगा, फिनिश कर देंगे, समाप्त कर देंगे, समाप्ति की तरफ एंड हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग गर्दा उड़ा कर पढ़िए, जोश और जुनून के साथ पढ़िए, जज्बा से पढ़िए। कुछ नहीं समझ में आए तो पूछिए, पूछिएगा तभी जाकर हम आपको समझाएंगे अच्छे से। ऐसा नहीं है समझा रहे हैं मतलब पूछिएगा तो आपको स्पेशलिस्ट माने स्पेशल समझाएंगे केमिस्ट्री। ठीक, यदि क्लास अच्छा लग रहा है तो क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही और धन्यवाद। जय हिंद।